रासायनिक मैथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, इसका लेक्चर 2, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे यूनिट सेल से। कहां से? यूनिट सेल। क्या होती है यूनिट सेल? यूनिट सेल होती है कि एक छोटी सी यूनिट जिसको हम स्पेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें रेगुलरली अगेन एंड अगेन, तो हमारी क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in a space lattice, in a space lattice which when repeated over and over again produce a crystal lattice। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई यूनिट सेल की। अब हमारा यहाँ पे एक नया वर्ड आया क्रिस्टल लैटिस। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो जैसे हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस क्या होगा कि n a regular arrangement of constitutional particles like atom, ion, etc. A regular arrangement of constitution particle like atom, ions is in all 3D direction, known as crystal lattice। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल की डेफिनेशन देख ली, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देख ली। अब होता क्या है, हमें यूनिट सेल को, अगर यूनिट सेल को समझ लेंगे तो हमारी पूरी सॉलिड स्टेट हमारी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल को समझने के लिए एक यूनिट सेल एज्यूम कर लें। मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एज्यूम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यूनिट सेल बना रहा हूं। जैसे एक क्यूब बना लेना है, ये एक सिंपल क्यूबिक हो गया। तो ये वाली क्या है? अगर मैं कहूं ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब ये एक यूनिट सेल है। इसका अगर हम एक रेगुलर अरेंजमेंट देंगे तो ये क्या फॉर्मेशन कर देगी? क्रिस्टल लैटिस। तो अगर मैं इसमें ये वाली डायरेक्शन में बोल दूं ये x है, ये वाली डायरेक्शन y बोल दूं, इसको बोल दूं z। तो सबसे पहले इसमें हमें इसको समझने के लिए यूनिट सेल की दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एज क्या होंगी? ए, बी एंड सी, इस तीनों से रिप्रेजेंट करेंगे हम। और एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा, इन तीनों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां जो ए, बी एंड सी, ये डायरेक्शन क्या है? ये रेस्पेक्टिवली एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन की इसकी एज लेंथ है। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? ये ए, और ये वाली क्या हो जाएगी? वाई डायरेक्शन में बी, और ये वाली एज लेंथ क्या हो जाएगी? सी। अब बात आती है एंगल्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अल्फा जो एंगल होता है वो बी और सी के बीच का एंगल होता है, मतलब बी और सी के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? हम अल्फा। अगर हम एंगल की बात करेंगे ए और बी के एंगल की बात क्या करेंगे तो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा गामा। और अब बचा ए और सी के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम? बीटा। ये तीन एंगल अल्फा, बीटा, गामा, और इसकी तीन एज लेंथ ए, बी एंड सी हम इसके लिए पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं। यूनिट सेल दो टाइप की हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट तो होगी हमारी सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, और हम इसको बोल देते हैं, हम इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल के भी दो सब पार्ट होते हैं, जैसे दो तो में ही होते हैं, लेकिन हम तीन भी बोल सकते हैं। एक हम जैसे एक होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BCC से, और इसका और दूसरी होती है जो वो होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरी हम एक और बता देते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम रेयर ही यूज करते हैं, हमको जो यूज होगा हमारा वो यूज कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को हम बोलते हैं BCC, इसको बोलते हैं FCC, और इसको बोलते हैं ECC, और सिंपल क्यूबिक को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। अब इनकी हम देख तो रहे हैं होती कैसी हैं। जैसे अगर मैं सिंपल क्यूबिक बनाऊं, अगर मैं सिंपल क्यूबिक का मतलब सिंपल क्यूब, तो हम सिंपल क्यूब बना देंगे। और इसकी ये वाली डायरेक्शन को मैं बोलूंगा x, ये वाली डायरेक्शन को y बोल दूं, और इस वाली डायरेक्शन को z बोल दूं। ये हमारी हो गई सिंपल क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर यहां बना दूं, अब देखो सिंपल क्यूबिक में जो भी लेटिस पॉइंट होते हैं, इस जो हर एक कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। तो सिंपल क्यूबिक में जो होता है वो लेटिस पॉइंट पे हर एक एटम प्रेजेंट होता है। हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहां एटम प्रेजेंट होता है। तो यहां बना दें, ये सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है अभी। और सिंपल क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पर एक एटम आयन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता ही होता है। मैं अगर बॉडी सेंटर्ड ले रहा हूं तो नाम से ही जैसे हमें पता पड़ रहा है कि बॉडी सेंटर्ड मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में एक एटम और प्रेजेंट होगा। तो मैं इसके बीच में एक एटम बना दे रहा हूं। ये हमारी क्या हो गई, ये वाली y डायरेक्शन, ये वाली x और ये वाली z। ठीक है, अब ये हो गई मेरी ये सिंपल क्यूबिक, ये मेरी BCC। और आगे अब FCC, एक और बना लें हम FCC। ये हमारी हम FCC की ड्राइंग कर रहे हैं। जैसे ये वाली डायरेक्शन तो मेरी y है, ये वाली मेरी डायरेक्शन जो है वो है x और ये वाली डायरेक्शन जो है मेरी z। ठीक है, तो इसमें जो हर एक कॉर्नर पे इसके लेटेस्ट पॉइंट पे एक एटम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो और इसके अलावा हमारे जैसा कि हमें नाम से पता पड़ रहा है कि हमारी FCC फेस सेंटर्ड है
मतलब इसके फेस पे भी एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो ये वाली फेस, ये वाली फेस, कितनी फेस है? 6 फेस है, तो हम 6 फेस पे बना देंगे। एक पीछे वाली फेस पे होगा और एक इस बाहर वाली फेस पे होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड। तो ये हो गए फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। इसके अलावा हम आगे सिंपल क्यूबिक के पार्ट पढ़ेंगे। बॉडी सेंटर्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और इनमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे हमें पहले ले रहा हूं मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लूं सबसे पहले मैं एक। ये हो गई हमारी सिंपल क्यूबिक। इसमें ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो x, ये वाली डायरेक्शन y और ये वाली डायरेक्शन z। अब इसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। कितने एटम हो गए हमारे? 4 नीचे 8 एटम हो गए। लेकिन इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूशन में आता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इतना ही कंट्रीब्यूशन में आ रहा है? तो हम पता कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, मैं एक सिंपल सी ड्राइंग बना रहा हूं, इसमें आप समझ सकते हो। सभी लैटिस पॉइंट को हम मिला दे रहे हैं। इस लैटिस पॉइंट को मिलाने के बाद में सबसे पहले हम ये फिर ये और इसके बाद अब तुम्हारे समझ में आएगा कैसे हमारा 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में, एक एटम का 1/8 पार्ट ही कैसे कंट्रीब्यूशन में आता है। और ये यहां से अब मान लो कि मेरी ये वाली यूनिट सेल मैंने ली है। कौन सी यूनिट सेल? ये वाली यूनिट सेल मैंने ली है। ये वाली मैंने आगे की तरफ जो इस कॉर्नर में यूनिट सेल है वो ली है। तो मेरा एक एटम इस वाले कॉर्नर पे होगा, तो इस वाले कॉर्नर पे जो एटम होगा वो बीच में रखा हुआ होगा, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो देख सकते हो आप। देखो 4 यूनिट सेल इसी जैसी नीचे है 1, एक इसके पीछे की साइड में 2, एक इसके साइड में 3 और एक इसके पीछे 4 ये हो गई। और ऐसे ही सेम
पैटर्न जो है वो ऊपर की साइड में। तो ये वाला एटम मेरा जो होगा, बीच वाला एटम बिल्कुल जो बीच में रखा हुआ है, वो कितनी यूनिट सेल में डिवाइडेबल है? ये 8 यूनिट सेल, सेम 8 यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल, तो उनमें डिवाइड है। तो एक यूनिट सेल को कितना पार्ट मिलेगा? 1/8 पार्ट। ऐसे ही आगे की तरफ भी पैटर्न होगा, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो हर एक एटम होगा वो कितना होगा, उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट में कितना होगा? सिंपल क्यूबिक के लिए 1/8 पार्ट। अगर 1/8 पार्ट है तो मैं कहूं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऐसे ही एटम, कितने एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 यूनिट सेल है। इसका 1/8 पार्ट हमारा कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो 8 से हम 8 काटेंगे, हमारा टोटल एटम कितने हो जाएंगे? हमारे 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है। तो यहां से हम एक, ये समझ में आ गया कैसे होता है? हम देखो एक बार दोबारा समझो। अगर मैं इसकी यूनिट सेल को लूं, एक यूनिट सेल, इसमें टोटल 8 यूनिट सेल है। तो जैसे मैं बाहर वाली एक यूनिट सेल को लेता हूं, ये वाला सेंटर में रखा हुआ है, ये जो स्फीयर होता है, एटम को हम लाइक है स्फीयर, एटम को जो हम मानेंगे वो कैसे मानेंगे? लाइक अ स्फीयर। तो स्फीयर कहां रखा हुआ होगा? बीच कॉर्नर पे। तो ये वाला एक, ये यूनिट सेल एक इसके पीछे बराबर में, इसके पीछे एक, इसके ऊपर एक, इसके पीछे, इसके बराबर में, इसके पीछे। तो ये वाला जो एटम होगा बीच में जो रखा हुआ है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। इसका मतलब एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिला? 1/8 पार्ट। और 1/8 पार्ट अगर मिलता है और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एक यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट हो, कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 8। तो 8 इंटू 1/8 पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं हमारे 1। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमें याद रखना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली यूनिट सेल। अगली कौन सी है? बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले सीखना सबसे जरूरी है। तो हम अभी सीखते हैं इसको भी। तो अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड नंबर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना लेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम बना रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमने बना ली है। इसकी हम डायरेक्शन लिख देंगे। तो ये वाली मैं डायरेक्शन मान लू x, ये वाली मैं मानता हूं y, और ये वाली z। ऐसा भी होता है, बहुत सी बुक्स ये दिखाती हैं कि ये तो x रहेगा, ये z ऊपर वाले उसको एक्सिस को मानते हैं और y को नीचे वाले एक्सिस को। लेकिन मैं ऐसे मान रहा हूं, ऐसे ही पूरी, जैसे जब तक सॉलिड चलेगी, सॉलिड में जितना भी यूज करूंगा मैं ऐसे ही एक्सिस मान के यूज करूंगा। तो सबसे पहले मेरे एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर में? कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। उसके अलावा एक जो एटम होता है वो कहां होता है? बॉडी के सेंटर में, मतलब यूनिट सेल के सेंटर में। तो अब हम क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होंगे? अब देखो, एक जो एटम है वो हमारा, एक जो हमारा एटम है वो कितना, क्या प्रेजेंट होगा? अगर जो बॉडी के सेंटर में है वो एटम पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। अगर एक ही यूनिट सेल के अंदर काउंट हो रहा है तो उसको मैं क्या लूंगा?
1 इंटू 1, पूरा ही पार्ट वो उसमें डिफाइन हो रहा है, तो 1 इंटू 1 प्लस, और जो कॉर्नर वाले हैं वो कितने, कॉर्नर वालों के लिए हमारा 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट में आएगा एक यूनिट सेल में, और उसका कितने एटम है, 8 एटम, 8 से 8 काटेंगे हम, 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2। तो यहां से हम बॉडी सेंटर्ड के लिए पता पड़ गई हमें, सिंपल क्यूबिक के लिए पता पड़ गई। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। इसको कॉपी कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो मैं अब यहां पे बात करता हूं नंबर 3, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड हमारी यूनिट सेल कैसी थी, मतलब क्यूबिक तो रहेगी ही रहेगी, क्यूबिक यूनिट सेल रहेगी, और इस क्यूबिक यूनिट सेल के अलावा जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे उनके अलावा कहां और प्रेजेंट होंगे, फेस पे और प्रेजेंट होंगे, ईच फेस, और ये जेड डायरेक्शन, ये एक्स और ये वाई। तो मेरा जो हर एक एटम प्रेजेंट होगा इस यूनिट सेल के लिए, एक यहां कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसके अलावा हर एक फेस पे भी प्रेजेंट होंगे, इस वाली फेस पे भी, इस वाली फेस पे भी, और इस पीछे वाली फेस पे भी, और इस आगे वाली फेस पे भी। तो हमारी सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, तो कितने प्रेजेंट होंगे, देखो सुनो, अगर मेरा किसी फेस में, मान लो ये दीवार है, एक फेस है, अगर इस पर कोई एटम रखा हुआ है तो आधा इधर होगा दीवार से, आधा उधर की साइड में होगा। तो मान लो ये एक रूम, एक यूनिट सेल है, तो इसमें केवल आधा ही पार्ट कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो अगर आधा पार्ट कंट्रीब्यूशन में आ रहा है तो ऐसी 6 फेज होती है एक क्यूब की। कैसे 6 फेज होती है, 1 2 3 4, और एक पीछे वाली और एक आगे वाली, 6 हो गई। तो मेरी 6 फेज पे कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, हर एक एटम का 1/2, क्योंकि आधा दीवार से अंदर होगा और आधा इस दीवार के बाहर की साइड में। तो जो बाहर वाला होगा, अगर मैं इस रूम को, एक रूम को यूनिट सेल मान रहा हूं, तो केवल आधा ही उसमें कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो जब आधा कंट्रीब्यूशन में आ रहा है तो 6 फेज होंगी ऐसी, 6 फेज के लिए आधा आधा कंट्रीब्यूशन में आ चुका है, प्लस 1/8 इंटू कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, ये तो सबसे पहले ही होता है ना सिंपल क्यूबिक में। तो इस 8 से 8, 2 से 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एटम। तो हमारा सबसे पहले ये आ गया कि कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो एफसीसी के लिए कितने एटम प्रेजेंट होंगे, बीसीसी के लिए कितने प्रेजेंट होंगे, और सिंपल क्यूबिक के लिए कितने एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभार पूछे क्या जाते हैं। सबसे पहले इनका जो यूज होता है वो क्वेश्चंस में होता है, जेईई मेन में आते हैं, एडवांस में आते हैं, जो भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, यूनिट सेल दे दी जाती है, उसमें तुम्हें अगर पैकिंग एफिशिएंसी जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, डेंसिटी, ये चीज निकलवाएंगे, तो वहां तुम्हें अपने आप ही सोचना होगा कि अगर ये यूनिट सेल दे रखी है इसने, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो हम सबसे पहले तो तुम्हें नोट एंड रिमेंबर, मैंने इनको समझा तो दिया है आप लोगों को कि कैसे और कितने एटम प्रेजेंट होते हैं हर एक यूनिट सेल में, लेकिन आप इनको याद जरूर करें। इसमें 1 एटम, और बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 एटम प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर्ड में, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट होते हैं।
ये तुम्हें याद रखना है। अगर कोई तुमसे कह दे कि एंड सेंटर्ड में क्या होता है, ये तो बता दे एंड सेंटर्ड में क्या होता है। तो एंड सेंटर्ड में भी हमारे दो ही एटम होते हैं। वो कैसे, चलो मैं वो भी समझा देता हूं आपको। अगर मैं इस बॉडी की जगह में फोर्थ पार्ट लिख दूं एंड सेंटर यूनिट सेल, तो इसको बोलूंगा मैं ईसीसी। ठीक है, इस ईसीसी के लिए अब देखो, अगर मेरा अब ये बॉडी के बीच में तो होगा नहीं। अब सबसे पहले एंड सेंटर का केवल दो अपोजिट फेस होंगे, उन्हीं पे दो एटम प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए अपोजिट फेस मैंने ये वाले ले लिए, तो एक एटम यहां प्रेजेंट है और एक एटम यहां प्रेजेंट है। इसके अलावा एंड सेंटर में कहीं और कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी फेस पे। केवल कहां प्रेजेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन की फेस पे। तो अपोजिट डायरेक्शन की फेस पे ये हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, 1/8 इंटू 8 पार्ट, ये तो 8 कॉर्नर के लिए हो गया। प्लस अगर ये फेस पे है तो फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। क्योंकि अगर दीवार पे रखा हुआ है कोई एटम तो हाफ अंदर होगा, हाफ बाहर की तरफ होगा। तो हाफ कंट्रीब्यूशन इसका, हाफ कंट्रीब्यूशन हो इसका। तो मेरे अगर हाफ कंट्रीब्यूशन कितने के लिए, दो एटम है, 2 से 2 1 बार कटेगा, 1 + 1 = 2। आप यहां से एंड सेंटर के लिए भी देख सकते हैं कितने एटम्स हैं, 2 एटम। यहां से 2 एटम प्रेजेंट होंगे। अब क्या होता है, इतना आप पढ़ चुके हो। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा जैसे सिंपल क्यूबिक, जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, उसके 7 टाइप होते हैं। और उन 7 टाइप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जाम में आईआईटी जेईई मेन नीट, यहां तक आईआईटी जैम में भी पूछा जाता है कि इसकी हमारी एज और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताओ। जैसे हमारी होती है टेट्रागोनल होती है, रोम्बोहेड्रल होती है, मोनोक्लिनिक के क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, एज क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की पार्ट पढ़ेंगे। वो कितने पार्ट होते हैं, 7। तो यूनिट्स, तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल हम अब पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप। तो मैं यहां से लिखूंगा देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और मैं यहां से बोल सकता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो 7 टाइप्स कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है क्यूबिक, यहां पे क्यूबिक, फिर आता है हमारा टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, और एक होता है हमारा ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो अब इनके बारे में अब हमें जानने के लिए इनके लिए और क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब ये तो नाम तो हमें पता पड़ गए, इनको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी ये क्यूबिक यूनिट सेल है या मोनोक्लिनिक है या रोम्बोहेड्रल है या हेक्सागोनल है। तो इसके लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना पड़ता है। सबसे पहले हमारी एक्सियल डिस्टेंस, मतलब एज जो होती है, ठीक है, एज जो होती है, और एक एक्सियल एंगल्स। एंगल्स मतलब अल्फा बीटा गामा, एच
ए बी एंड सी। तो सबसे पहले क्यूबिक के लिए क्या होता है, क्यूबिक की जो हमारी एज होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ए बी इज इक्वल टू सी। और इसका क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके भी तीनों एंगल बराबर होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो हमारा अगर सिंपल क्यूब ले रहे हैं हम उसमें, तो क्यूब की सारी जो लेंथ होती है, एज जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है और उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऐसे ही अब हम टेट्रागोनल लेंगे तो क्या होता है, इसमें दो साइड तो इक्वल होंगी लेकिन वो तीसरी के अनइक्वल होंगी। और अब अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, इसमें तीनों इक्वल नहीं होती हैं एक दूसरे के ऑर्थोरोम्बिक के लिए। अब इनके लिए अब देखो ये 5 तरह की हो गई मेरे, इसमें बराबर, इसमें एक साइड जो होती है एज होती है वो बराबर नहीं होती है, इसमें तीनों एज एक दूसरे के बराबर नहीं होती, इसमें एक नहीं बराबर होती, इसमें ये सभी बराबर होती हैं इसकी एज लेंथ। और अब मोनोक्लिनिक के लिए क्या होगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। और ट्राइक्लिनिक के लिए भी यही होता है, बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। अब अल्फा बीटा गामा तो इसके लिए भी बराबर होते हैं 90 डिग्री, और ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी बराबर होते हैं 90 डिग्री। अगर बात आती है हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल में हमारे अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू होता है हमारा 120 डिग्री। अगर हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में दो साइड तो बराबर होती है, दो एंगल तो बराबर तो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। इसके बाद मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक के लिए क्या आता है, नहीं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है इज इक्वल टू गामा होता है। एंगल तीनों बराबर होते हैं लेकिन ये तीनों में से एक भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, सारे के सारे अलग होते हैं। बात आती है मोनोक्लिनिक की, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक की बात करेंगे तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो मेरा गामा होता है वो क्या होता है, नॉट 90 डिग्री। और जो मेरा इसके लिए ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब चीजें ये तुम्हें याद करनी होंगी। अब मैं तुम्हें याद करने का एक सीधा सा फंडा जो बताता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इनको आसानी से तुम नहीं याद कर पाओ। वैसे आसानी से याद करने में कुछ है भी नहीं, सीधे रट्टा मारना है और लगा देना, लेकिन उससे भी अच्छा एक आइडिया है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि तुम बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तो ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, कैसे याद रखने हैं ये सब। सबसे पहले तो ये, अगर ये याद रख रहे हैं तो इनका पैटर्न यही रहना चाहिए। अगर तुम इन्हें ऊपर नीचे करते हो तो ये भूल जाओगे, ये बात कंफर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं देखो क्या, सीटी और होंडा रो ओ मत, मतलब रो में मैं क्या लिख सकता हूं, रो, और मत का एम्प्टी, ठीक है। और सी फॉर मेरा क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ आर और फॉर ऑर्थो रोम्बिक, और H फॉर हेक्सागोनल, और रो फॉर रोम्बोहेड्रल, और M फॉर मोनोक्लिनिक, और T फॉर
ट्राइक्लिनिक। ये हम किससे याद कर सकते हैं? सीटी और होंडा रोमर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसके लिए अब एंगल्स को, इनको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखो क्यूबिक में सारी जो एज होती है वो बराबर होती है। उसके बाद तुम्हें एक काटना है, फिर दोनों काट देने बीच के, मतलब दोनों इक्वल नहीं होती है। फिर एक काटना है, फिर एक भी नहीं काटना है। देखो एक पैटर्न बनना है, एक काटना है, दो काटना है, फिर एक काटना है, फिर एक भी नहीं काटना। इसके बाद अगर कोई बंदा क्लिनिक में पहुंच जाए तो उसकी सारी जो भुजाएं होती है, वो सारी जो एज होती है वो क्या होती है? टूट चुकी होती है। तो तुम्हें सारी एज हमें बराबर नहीं रहेगी, क्लिनिक में तो तभी आएगा। और उसके बाद अगर मोनो आ रहा है, मोनो क्लिनिक, तो उसका एक एंगल ब्रेक हुआ है, मतलब एक एंगल बराबर नहीं है, दो एंगल अभी सही है, दो एंगल 90 डिग्री है। और अगर ट्राई क्लिनिक, ट्राई का मतलब तीनों चीज, तीनों एंगल उसके 90 डिग्री के बराबर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से इसको हमें याद करना है, इनसे पक्का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईआईटी जैम में भी, जेई में भी पूछ लिया जाता है, नीट केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऑर्थोगोनल के लिए इसके एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स बताइए, कौन सा रिलेशन सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह रिमेम्बर करना है। इसके बारे में आगे की जो होगा मैं आगे की क्लास में प्रोवाइड करूंगा। और इससे जो भी होगा, जैसे आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस रेशियो, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, रेडियस रेशियो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, नियरेस्ट नेबरिंग। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स, इन 4 टॉपिक्स को और आगे की हम पढ़ेंगे, जैसे एक्सआरडी, सिंगल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो मेन टॉपिक है इनको मैंने बता दिया, एक टॉपिक हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। यहां तक आज हम अभी यही खत्म करते हैं और इससे आगे हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और जब तक हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा, इसके में जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्रोवाइड किया करूंगा जैसे ही हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ करेगा। तो जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर।